तो भैया कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन हो और कमोडिटी मार्केट में उथल पुथल ना मचे, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले 3-4 हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये ट्रेंड हमको लगातार देखने को मिल रहा है। आज भी यही हुआ। ट्रंप साहब का एक ट्वीट आता है, एक बयान आता है कि वो टैरिफ लगा रहे हैं एक सेक्शन के तहत और कई देशों पर लगा दिया। उसके बाद सोना चांदी धड़ाम से गिर गया, क्रूड ऑयल में तेजी आई और ये तब हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है और कई तमाम सारी बातें चल रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर सोने चांदी का क्या होगा, क्रूड का क्या होगा और बेस मेटल्स का क्या होगा। तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी और रिसर्च एनालिस्ट अमित जैन जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आज ये बात करेंगे अनुज जी कि सबसे पहले सवाल मैं आपसे ले लेता हूं कि आज हमने देखा कि सुबह गोल्ड सिल्वर में बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोपहर होते होते उसमें तेज रिकवरी आई। खासकर क्रूड जो पिछले 2-3 दिनों से बहुत तेजी से जंप कर रहा था और आज अचानक से उसमें गिरावट आई। तो सबसे पहले तो इस गिरावट की बड़ी वजह क्या रही? देखिए, क्रूड में गिरावट की वजह रही वीकेंड और एक प्रॉफिट बुकिंग। हमने देखा इस हफ्ते करीबन 20% तक क्रूड के भाव जंप हो गए थे और वापस आज एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होती हुई नजर आई है। तो एक टेक्निकल करेक्शन भी है, जैसा हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि फ्राइडे को एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो वही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला और हमने देखा कि प्राइस ओवरबॉट जोन से करेक्ट होते हुए नजर आए और एक साइकोलॉजिकल लेवल 9000 तक भाव चले गए थे। 9000 के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं एज अ प्रॉफिट बुकिंग देखता हूँ, क्योंकि देखिए अभी तक कोई ऐसी विचार नहीं आया है ट्रम्प साहब की तरफ से कि वो कोई पीस टॉक करना चाहते हैं या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या रेड सी को ओपन होती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो महज एक प्रॉफिट बुकिंग है जो पीछे एक अच्छा मोमेंटम था उसकी वजह से आती हुई दिखाई दी है। तो आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वो एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से है। हालांकि फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो अभी भी थोड़े से रेड में ही हैं, क्योंकि जिस तरीके से अटैक हो रहा है, ड्रोन अटैक और मिसाइल अटैक, रेड सी में भी हमने अटैक होते हुए देखे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अटैक होता हुआ देखा, तो वो चीज़ें अभी भी क्रूड के लिए सपोर्टिव हैं। तो ये जो महज गिरावट आई है ये एक आज की प्रॉफिट बुकिंग है या यूँ कहें कि वीकेंड की प्रॉफिट बुकिंग है। अमित जी, आपकी क्या राय है कि हमने पिछले 3-4 हफ्तों से ये ट्रेंड देखा है, जो लगातार आखिरी दिन आता है कारोबारी हफ्ते का, उस दिन कमोडिटी मार्केट में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिलती है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए सर, इसको ना हम ट्रेंड अनुसार समझते हैं कि बाजार का अभी एक्चुअली ट्रेंड क्या है जी। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल नो डाउट बुलिश है अनटिल एंड अनलेस ये 7600 के स्तरों के नीचे नहीं जाता है। 7600 के नीचे अगर स्टेबल हो जाता है तो हम जियोपॉलिटिकल फ्रंट से भी हम पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखेंगे, जिसकी मैं उम्मीद भी लगा रहा हूँ सीज फायर होने की। बाजार ओवरऑल अगर मीडियम टर्म में बुलिश होना है तो इसको 9320 के ऊपर निकलना पड़ेगा। जब तक 9320 के ऊपर नहीं निकलता तब तक शॉर्ट टर्म में बुलिश रहने की उम्मीद है और मीडियम टर्म में साइडवेज रहने की उम्मीद है। तो अगर किसी के पास भी कोई भी शॉर्ट पोजीशन है तो 9320 के ऊपर होल्ड नहीं करना चाहिए। और अगर कोई वॉर फ्रंट को पॉजिटिव लेके बाजार में कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है 7600 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। बाजार की रेंज बहुत ब्रॉड हो चुकी है, यानी कि 200-400 रुपए ऊपर चलना, 200-400 रुपए नीचे टूटना बहुत साधारण बात होगी, क्योंकि इस तरह की यूजुअल जो 400-500 पॉइंट की चाल आती है ये थोड़ी अनयूजुअल होती है, लेकिन अभी के लिए यूजुअल कंसीडर करके चलना है। जी अमित जी, इसी में एक छोटा सा सवाल मैं ऐड करना चाहूँगा कि यार अगर हम इस कारोबारी हफ्ते की अगर बात करते हैं तो सोना लगभग 1,41,000 के आसपास ओपन हुआ था और आज कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, आज भी लगभग उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बहुत मामूली सी बढ़त है। ठीक है, सही। अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी भी लगभग 2,21,000 रुपये के आसपास ओपन हुई थी और अभी भी उसी लेवल पर ट्रेंड कर रही है। तो ये लेवल आखिर कब टूटते हुए नजर आएंगे हमको? देखिए, चांदी का जो ट्रेंड सेटअप है वो 2,29,000 रुपए के ऊपर पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है और 2,19,000 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार को न्यू हाईएस्ट की तरफ पुश कर सकती है। 29 तारीख को फेड का मीटिंग है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ अनयूजुअल वहां से भी होगा, क्योंकि बाजार के मूवमेंट भी अनयूजुअल हो चुके हैं और बाजार, हम सब पूरी दुनिया जानती है कि इवेंट्स को बाजार डिस्काउंट करने की कोशिश करता है और राइट डायरेक्शन में आने के पहले स्टॉप लॉस हंटिंग होती है। तो अभी कोई भी गोल्ड में काम कर रहा हो, सिल्वर में काम कर रहा हो, पूरे कमोडिटी सेक्टर में थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच रखिए, क्वांटिटी छोटी रखना है, क्योंकि बाजार वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। स्टॉप लॉस हंटिंग में आप अपनी कैपिटल ना गंवा दें, राइट डायरेक्शन में बैठकर जब बड़ी मूवमेंट, एक्चुअल मूवमेंट ट्रिगर होगी तब हमारे पास कम से कम पूंजी इकट्ठी होनी, बची हुई रहनी चाहिए, जिससे हम बाजार को पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, बचेंगे तो लड़ेंगे। तो बाजार में दोनों तरफ की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है,
2,19 के नीचे बाजार में लोज लग सकते हैं और 2,29,000 2,29,000 के ऊपर 2,40,000 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। जी अनुज जी, इस ट्रेंड पर आपकी क्या राय है? क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि पिछले कई हफ्तों से एक ही ट्रेंड है कि अगर मार्केट ओपन होता है कारोबारी हफ्ते के पहले दिन, तो जो ट्रेंड जहां ओपन होता है लगभग और जो एंड होता है वो एक ही रेट के आसपास हो रहे हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है और ना ही बहुत ज़्यादा कीमतों में उथल पुथल देखने को मिल रही है। बस इतना कि जहाँ ओपन हुआ वहीं बंद हुआ। ये ट्रेंड्स कब टूटते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये ट्रेंड अभी मुझे लगता है कि फेड की मीटिंग तक ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। फेड की मीटिंग के डिसीजन आएंगे या यूँ बोले कि जो अगला थर्सडे आने वाला है वो एक ट्रेंड ब्रेकर होगा। उस मीटिंग में जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। देखिए, उसका सैंपल अगर आप देखेंगे तो कल ईसीबी की मीटिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो सितंबर से इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो बाकी सेंट्रल बैंक्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये जनरली रहता है। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए नजर आए और ऐसे में आपको ट्रेंड ब्रेकर जो है थर्सडे देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल भाव इसी रेंज में मूव करते हुए नजर आएंगे। फेड की मीटिंग के बाद आपको एक अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अनुज जी, इस हफ्ते शुरुआती 3 दिन बहुत तेजी रही, चौथे दिन गिरावट आई, 5वें दिन जो कि आज का दिन है, शुक्रवार का दिन है, सुबह हमने देखा गिरावट आई, दोपहर में तेजी आ गई और अगला जो हफ्ता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा आपने बताया कि फेड की मीटिंग है, नतीजे आने, इंटरेस्ट रेट पर कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। तो मतलब अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर ऐसी चीज़ें रहीं तो अगले हफ्ते सोने और चांदी में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो यूएस के अभी डेटा आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट के, वो काफ़ी पॉजिटिव नोट पर आए हैं और उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो डॉलर इंडेक्स के फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव बायस आता हुआ दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स तेज रहेगा तो गोल्ड सिल्वर में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए, दूसरा ये भी है कि जिस तरीके से क्रूड के भाव पिछले हफ्ते बढ़े हैं तो एक मॉनेटरी टाइटनिंग का इशू जो है वो हो सकता है। और मेरा मानना है कि शायद इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मॉनेटरी का कंसर्न है वो यूएस के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो चांसेस है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको मॉनेटरी टाइटनिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही गिरावट देखने को मिल सकती है। और चांसेस लग रहे हैं कि अगर इस बार गोल्ड $4,000 के नीचे आता है, हालांकि आज भी हमने देखा था कि ऑलमोस्ट $4,000 के आसपास से वापस बाउंस बैक किया है, तो अगर इस बार $4,000 का लेवल ब्रेक होता है तो हो सकता है कि फिर नीचे आपको 3950 और 3900 तक के आपको लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। अमित जी, अगर आपका इस पर क्या मानना है कि जो फेड की मीटिंग होने वाली है उस दौरान क्या बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है हमको? देखिए, इसमें ना मैं आपको एक कहावत के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा कि मार्केट में यूजुअली जो दिखता है वो होता नहीं और जो होने वाला होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। जी। मंडे को सोशल मीडिया में हर तरफ इस तरह के प्रचार हुए थे कि डेथ क्रॉस पैटर्न बन चुका है गोल्ड में। अब गोल्ड यहाँ से और 20-30% गिर सकता है, वहां से एक मंदी के संकेत मिले। दूसरा, अभी जैसा अनुज जी ने बताया कि डॉलर इंडेक्स 101 को पार कर चुका है, तो वहां से एक मंदी के संकेत मिल रहे हैं। तीसरा, ट्रम्प साहब और ट्वीट के माध्यम से ये पता चला कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की पॉसिबिलिटी है। चौथा, क्रूड ऑयल ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में दबाव देखने को मिल रहा है। तो हमें निगेटिव बाजार में निगेटिव साइड में मूवमेंट आने के लिए भरपूर चीजें दिखाई जा रही है। तो ऐसे टाइम पे मैं थोड़ा सतर्क रहना पसंद करता हूँ। मंदी को पार्टिसिपेट करना है तो थोड़ा हल्के हाथों से करना है। नो डाउट मंदी आ सकती है, तेजी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो दिखाया जा रहा है उसको कंज्यूम करने की कोशिश कम करना है, क्योंकि अगर आम जनता पैसा बना लेगी तो बड़े लोगों का नुकसान हो जाएगा और बड़े लोग कभी नहीं चाहते कि आम जनता का नुकसान हो, आम जनता का प्रॉफिट हो। तो मैं यही बोलना पसंद करूंगा, जब तक गोल्ड 1,41,300 के नीचे स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक मंदी को पार्टिसिपेट मत करिए। 1,44,880 के ऊपर की स्टेबिलिटी आ जाती है तो मंदी मत रखिए। जी। अमित जी, अगर हम अगले हफ्ते के टारगेट प्राइसेस की बात करें तो अगले हफ्ते जो निवेशक है उनको कहां से कहां के बीच में खरीदना चाहिए, कहां बेचना चाहिए और टारगेट प्राइस गोल्ड के क्या हो सकते हैं? देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म रणनीतियां मैं कुछ बता देता हूं। जैसे गोल्ड अभी 1,43,310 का भाव चल रहा है, 3:46 दोपहर का हो रहा है। इसको अगर कहीं कोई डिप मिलता है 1,41,400, 1,41,500 के आसपास, तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 141,299 का। जी। यहाँ से हम 142,500 और 143,500 तक का बाउंस देख सकते हैं। ऑन द अदर वे, अभी 143,300 का ही करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ से लेके 450 रुपए तक बेच सकते हैं। 50-51 रुपए का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस भी इतना छोटा है कि बायर और सेलर के बीच में मोस्टली इतना गैप रहता है
तो अगर चला भी गया तो दुख नहीं मनाना है, चल गया तो चांद तक वरना शाम तक। जी 43,501 का स्टॉप लॉस होगा, यहाँ से अगर डिप मिलता है तो 142,800 तक गिर सकता है। ये दो तो कॉल्स हो गए। एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई बड़ी रैली ट्रिगर होना है तो इसको 144,880 को काटना पड़ेगा। 144,900 के ऊपर एक तेजी का मोमेंटम ट्रिगर होना की संभावना ब्राइट है और वो 149 तक कंटिन्यू रह सकती है। इसमें एक वजह ये भी है कि अभी रोल ओवर होने वाले, अगस्त वायदा खत्म होने वाला है, अगला वायदा 1,000-1,200 रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है। गोल्ड का ट्रेंड डाउन है, हर कोई मंदी को पार्टिसिपेट करना चाहता है, हर कोई मंदी कर रहा है। अगर हर कोई मंदी कर रहा है तो रोल ओवर सेल साइड में होंगे। 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बाजार इतनी आसानी से नहीं देता है। तो 144,880 के ऊपर निकलता है तो 1,49,000 रुपए के लिए बाय करिए। 141,300 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। 141,300 कट जाता है तो तेजी से दूरी बना लीजिए। 144,881 का स्टॉप लॉस होगा और फिर उस केस में हम 137 तक टूटता हुआ देख सकते हैं गोल्ड को। जी अनुज जी, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए बिल्कुल अभी जो गोल्ड का मोमेंटम है वो बहुत रेंज में है। हमने लास्ट वीक 3959 तक के लो देखे थे, फिर अभी रिसेंटली हमने 4170 के हाई भी देख लिए हैं और वापस अब गोल्ड का भाव 4,025 तक भी आ गया था नीचे। तो काफ़ी बड़ी मोमेंटम हमने यहाँ पे देखे। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीबन $300 का मोमेंटम हमने महज 4 दिनों में देख लिया है। तो काफ़ी बड़े मूव्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि इस हफ्ते कोई डेटा नहीं, तो उस डेटा के ना होने के बावजूद भी इतने बड़े मूव्स हमने गोल्ड और सिल्वर में आते हुए देखे हैं। अब अगले हफ्ते तो डेटा है बहुत बड़े, मुझे लगता है कि वो डेटा को वॉच करना बहुत ज़रूरी है। बट कहीं ना कहीं लेवल्स पे ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए 4,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आपको पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी 3950 तक। 3950 लास्ट वीक का भी लो था, अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर नीचे 3880 3870 तक के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। 4200 का जो लेवल है दैट इज समवेयर इन अराउंड 1,44,500 1,45,000, ये रेंज यहाँ पर रहेगी। इसके ऊपर अगर भाव चलेंगे तो फिर आपको रैली आगे भी कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि हमें लगता है कि 4200 का लेवल ब्रेक होने के बाद ऊपर में जल्दी आपको 4300 से लेकर 4400 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल्स पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए न्यूज़ जो आएगी उस टाइम पे शायद हो सकता है कि आपका सिस्टम बंद हो या आप ऑफ मार्केट हो, क्योंकि जनरली हम देख रहे हैं कि जो न्यूज़ के इम्पैक्ट्स हैं वो रात को 2 बजे के बाद देखने को मिलते हैं, तो वो जनरली आप कैरी नहीं कर पाएंगे। तो बट हाँ, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप डेफिनेटली उसका पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अमित जी, अगला सवाल मैं चांदी पर लेना चाहूँगा कि चांदी के लिए आगे के टारगेट प्राइस क्या हो सकते हैं, कहाँ बेचा जाना चाहिए, कहाँ खरीदा जाना चाहिए, अगले हफ्ते क्या रह सकते हैं इसके लेवल? बड़ा थका रहा है बाजार, स्पेशली उन लोगों को जिन्होंने ऊपरी स्तरों पर बाय किया हुआ है। चांदी में रैली मुझे तब एक्सपेक्टेड है जब लोग होप्स खो बैठे। अभी भी लोग होपफुल हैं कि भाई 3 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख जाएगी। मैं ये नहीं कहता, लेकिन सबको थका के जाएगी। अभी तो सिर्फ 6 महीना ही हुआ है बाजार को टूटे हुए टॉप बनाकर। तो बाजार में बहुत बड़ी रैली तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ 20-50 हज़ार रुपए की मूवमेंट आना कोई बड़ी बात नहीं है चांदी के लिए, क्योंकि ये चंचल प्रवृत्ति की है और इसमें हर चीजों का इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो गोल्ड हो सिल्वर हो। तो जब तक ये 2,29,000 के ऊपर की स्टेबिलिटी नहीं आती है तब तक बहुत बड़ी तेजी आने की उम्मीद कम है। 2,19,000 रुपए के नीचे अगर आज क्लोज हो जाती है तो हम हो सकता है मंडे को बाजार में गैप डाउन ओपनिंग भी देखें। एक बार कोई ना कोई ऐसी न्यूज महीना में आए, 2 महीना में आए, 3 महीने में आए, लगता है आएगी जो बाजार को 2 लाख के नीचे लेके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, बॉटम क्रिएट होगा, सेम डे रिकवरी आएगी, तब हम मान के चलेंगे कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुकी है। क्योंकि इतनी आसानी से लोअर लेवल सबको पता है ये होता नहीं है कि भाई 2 लाख के नीचे नहीं जाएगी अब तो खरीद लो। यहाँ से भी लोगों को माल एवरेज आउट कराया जा रहा है, खरीदवाया जा रहा है। मेरी तरफ से कुछ कॉल्स होंगे शॉर्ट टर्म के लिए। सितंबर वायदा 22,600 के आसपास चल रहा है, 22,200 2,22,700 के आसपास चल रहा है। इसको बाय किया जा सकता है, इसको सेल किया जा सकता है 2,24,500 2,24,800 के आसपास। 2,25,000 एक का छोटा सा स्टॉप लॉस है 200-400 रुपए का। यहां से गिर गया तो सीधे 2,23,500 और 2,22,500 तक का फॉल हम एक बार वापस से देख सकते हैं। अगर इनकेस लोअर लेवल में 2,19,100 2,19,500 के बीच में मिलता है तो 2,18,499 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। यहां से वापस बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है 2,21,000 और 2,24,000 का। आज की क्लोजिंग 2,25,000 रुपए के ऊपर आती है तो मंडे को हम गैप अप ओपनिंग होती हुई देख सकते हैं। अमित जी, जैसा आपने बोला कि मार्केट बहुत थका रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद है, वाकई में बहुत से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि जब हमने देखा कि ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी दोनों पहुंचे थे, चांदी लगभग 4,20,000 के आसपास पहुंची थी, वहां से लगभग 2 लाख नीचे है। और अगर हम पिछले 8 महीनों की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर 8 महीने के लो लेवल पर ट्रेड कर रहा है। जब हमने 2025 दिसंबर में देखा वही रेट आज भी है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद भी है कि भैया हो सकता है कि वापस से 4 लाख 5 लाख तक भी पहुंच सके।
तो शायद लोगों में इसलिए भी अभी उम्मीदें बाकी हैं कि हम खरीदें, अभी कब खरीदें। अनुज जी, इस पर आपकी क्या राय है कि गोल्ड सिल्वर अगले हफ्ते कहाँ तक पहुंच सकता है, क्या करना चाहिए? देखिए सिल्वर नो डाउट कि कहीं ना कहीं ये आप अगर देखेंगे तो $55 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। जी। हमने देखा कि ऑलमोस्ट डबल बॉटम यहाँ पे बनाता हुआ नजर आया, बट देखिए $62 के ऊपर भी नहीं जा रहा है, तो 55 से लेकर $62 ये रेंज हो सकती है। मीन्स अगर हम इसको कैलकुलेट करें डोमेस्टिक मार्केट में तो 2,10,000 से लेकर 2,30,000 के बीच का ये मोमेंटम सिल्वर में रह सकता है, और 2.30 के ऊपर अगर भाव चलते हैं तो आपको तेजी देखने को मिलेगी। बट मुझे लगता है कि हमें अगले हफ्ते के तक ना लेके अगले 3-4 दिनों तक रखना चाहिए, क्योंकि फेड की मीटिंग के बाद आपको ट्रेंड में बहुत बड़ा चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो आने वाले 2-3 दिन के लिए मुझे लगता है कि मार्केट में आपको थोड़ी सी हायर लेवल पे बिकवाली भी देखने को मिल सकती है। तो कोई भी बाउंस बैक आता है 2.26 के आसपास तक, तो वो मुझे लगता है कि वो बिकवाली के ऑप्शंस होंगे। नीचे में 2,19,000 2,20,000 के लेवल्स आ सकते हैं, और 2.19 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो दैट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर सिल्वर। जी, अब हम अपनी अगली कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल, जिसने पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा मार्केट को आकर्षित किया है। हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते पहले लगभग $50-55 के आसपास क्रूड पहुंच चुका था, लेकिन 1-1.5 हफ्ते में ही $100 के आसपास क्रूड पहुंच चुका है। लेकिन आज ट्रेंड थोड़ा सा बदल गया कि सुबह तक जब एकदम उछाल था, $100 क्रॉस कर गया, और दोपहर होते होते ब्रेंट लगभग $95 के आसपास पहुंच गया। तो सबसे पहला तो ये कि इसमें इतना तेजी से जंप क्यों आया, अनुज जी? देखिए क्रूड में जो जंप आने का रीज़न है वो है जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीक में जो यूएस और ईरान के बीच जो प्रोटोकॉल्स थे, जो संधि थी, वो खत्म होती हुई नजर आई थी, और उसके बाद एग्रेशन हमने दोनों ही तरफ से आते हुए देखा। यूएस ईरान दोनों ही ड्रोन अटैक करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो सिम्टम्स थे मार्केट के वो खराब होते हुए नजर आए। प्लस रेड सी के अंदर भी हमने अटैक होते हुए देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी अगेन हमने टैंकर्स पे अटैक होते हुए देखा। तो उसकी वजह से जो एक अनसर्टेनिटी का माहौल था वो दोबारा से पनपता हुआ नजर आया, और उसका इम्पैक्ट हमने क्रूड के भावों में देखा। जहां क्रूड के भाव $70 चल रहे थे, अब वो वापस $95-100 पर आते हुए नजर आए हैं। तो एक रैली जो है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। तो ये जो तेजी बनी, इसके पीछे केवल देखिए कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है, कोई टेक्निकल रीजन नहीं है, केवल जो स्टेटमेंट है ट्रम्प का और जो वॉर सिचुएशन है वो है। जिस दिन ये स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी, जिस दिन वॉर खत्म हो जाएगा, उस दिन ये वापस नीचे आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए क्रूड के प्रोडक्शन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सप्लाई डिमांड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड अच्छी खासी है, सप्लाई कंटिन्यूस बढ़ रही है। ओपेक प्लस मेंबर सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यूएई सप्लाई बढ़ाने की बात कर रहा है। तो देखिए सप्लाई में कोई डिस्टर्बन नहीं है कि सप्लाई की साइड से, केवल ये एक जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से जो अगर हम बोले कि एक सप्लाई चेन जो होती है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है, कि जो क्रूड प्रोडक्शन भी हो रहा है और उसके बाद शिपमेंट भी जा रही है, बट जो शिपमेंट की जो सप्लाई है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है, जिसकी वजह से क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं। अमित जी, अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि क्रूड जब महंगा होता है तो इसका असर दुनिया भर के तमाम देशों पर पड़ता है, भारत में भी पड़ता है, क्योंकि हम अपना 85% जो है आयात करते हैं दुनिया भर से। तो अगर ये क्रूड अगर और 100 के पार जाता है, या जैसा हमने पिछले दिनों भी देखा लगभग $125 के आसपास पहुंचे थे, अगर ये वापस से उसी लेवल पे पहुंचता है तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल पर इसका असर पड़ सकता है? क्या वापस से कोई महंगाई के संकेत मिल रहे हैं? देखिए अगर मगर ये तो बड़ी वाली बात हो जाती है। ऑब्वियसली अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो कंपनियों के मुनाफे कम हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएंगी जी। और उसका इफेक्ट हमें डॉलर में भी देखने को मिलता है, यूएसडी आईएनआर में भी देखने को मिलता है। तो हर जगह अव्यवस्था तो बदल जाती है, यानी व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं में कन्वर्ट हो जाती हैं। पॉइंट ये है कि क्या क्रूड ऑयल यहाँ से भागेगा क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मरता आदमी तड़पता मोमबत्ती बुझने के पहले एक बार फड़फड़ाती है, उस टाइप की मूवमेंट है ये। अनलेस एंड अनटिल 9400 के 9320 टू बी वेरी प्रिसाइज 9320 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तब तक मैं इस मूवमेंट को जो 6500 रुपए से 9000 रुपए तक की आई है, इसको एक वही अपॉर्चुनिटी समझूंगा कि भाई वो कहावत है कि वो क्या बोलते थे, कुछ तो भी है, वही लास्ट के खून चूसने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये स्पेकुलेटिव मूव था, सीज फायर की न्यूज जल्दी आएगी बाहर और क्रूड ऑयल वापस से धराशायी होते हुए नजर आएंगे। तो जब तक 9320 नहीं कट रहा है तब और नीचे 7600 नहीं कट रहा है, तब तक इस बीच में न्यूज के इनफ्लो की वजह से क्रूड वोलेटाइल रहेगा। कभी देखिए ट्रम्प साहब की एक ट्वीट की वजह से भी बाजार में $3-4 की मूवमेंट आ रही है, जो कि हमारे मार्केट में 400 से 500 रुपए की होती है। बिल्कुल। तो और आज की अगर क्लोजिंग में जैसा मैं कह रहा था कि ये मरता आदमी तड़पता वाली मूवमेंट है, अगर आज की क्लोजिंग 8380 के नीचे की आ जाती है तो इसमें थोड़ी कंफर्मेशन बढ़ जाएगी कि बाजार अब वापस से स्टेबलाइज होना चाहते हैं और सीज फायर की न्यूज कहीं ना कहीं अवेटेड है और वो आने के लिए रेडी है। जी,
अमित जी, इसमें मैं आगे आपसे यही सवाल लेना चाहूँगा कि आने वाले हफ्ते के लिए क्रूड में क्या संभावनाएं हैं? क्या वापस ये बहुत जंप मारेगा या गिरेगा? खरीदे कहाँ पर खरीदी की जाए, कहाँ पर बेचा जाए? क्या आपका व्यू है इस पर? देखिए, क्रूड जब तक वापस से अगेन वही रिपीटेशन में है कि 93.20 के ऊपर नहीं निकल रहा है, तब तक ये लाइफ टाइम हाई को टेस्ट कर दे इसकी पॉसिबिलिटी कम है। जी 83-80 के नीचे की आज की क्लोजिंग आ जाती है तो बाजार 7600 तक गिरने के लिए रेडी हो जाएंगे। 7600 के नीचे ट्रेड होना चालू हो जाते हैं तो सीज फायर की न्यूज आना चालू हो जाएगी और बाजार में वापस से बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां हैं, जैसे क्रूड ऑयल को 8400 के आसपास मिले तो वहां पर बाय किया जा सकता है 8349 के एक छोटे से स्टॉप लॉस से। वहां से बाउंस आता है तो 8500 और 8600 रुपए तक के हम भाव देख सकते हैं। क्रूड ऑयल अगर अभी देखिए 8663 का भाव चल रहा है, यहाँ पर ट्रेंड के अगेंस्ट में कॉल है, कॉल क्वांटिटी छोटी रखिएगा। 8700 के आसपास बिकवाली की जा सकती है 8801 के स्टॉप लॉस से। 8600 और 8500 के टारगेट्स हो सकते हैं। जी अनुज जी, आपका क्या व्यू है इस पर? देखिए, हमें भी लगता है कि बाय ऑन डिप्स आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखिए अभी जो न्यूज़ फ्लो है वो वॉर को लेकर है और जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन है वो मुझे लगता है कि आगे भी एस्केलेट हो सकता है। आइदर कि कोई वीकेंड पर कोई स्टेटमेंट आ जाए कि भाई हमें कोई वॉर नहीं करनी या कोई पीस टॉक के बारे में आ जाए तो फिर आपको करेक्शन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज हमारा मानना है कि 8000 से लेकर 9000 ये जो रेंज है, मीन्स अगर आप डॉलर वाइज भी देखेंगे WTI में 85 से लेकर $100 के बीच या रेंज मुझे लगता है कि मेंटेन हो सकती है और इस रेंज के बीच प्राइस मूव कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट जो रेंज बाउंड है वो बहुत बड़ी रेंज है। एक एक दिन में $5 के मोमेंटम आता है, जो कि एक हेल्दी मार्केट की निशानी नहीं है। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे स्टेबल होना चाहिए और जिससे कि जो ट्रेडर है उनको यहाँ पे ट्रेडिंग करने में जो है ईजी रहे। तो यहाँ पर जो ईज ऑफ ट्रेडिंग है वो नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको बहुत रेंज बाउंड मार्केट क्रूड में देखने को मिले, बट हमें जो पर्सनल व्यू है हमारा बाय ऑन डिप्स का रहेगा। जी अमित जी, अब आखिरी कमोडिटी कॉपर पर बात कर लेते हैं। जैसे हमने देखा कि चांदी का जो चीन की तरफ से एक बड़ी खबर आई थी पिछले दिनों। चीन का एक खबर ये है कि चीन ने चांदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉपर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से कॉपर के दाम तेजी से उछले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉपर में तेजी आई है आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है या अगले हफ्ते इनका कॉपर में क्या निवेश करना सही रहेगा और इसके दाम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ना हमको 3-4 महीने पहले जाना पड़ेगा जब भाव 1000 रुपए के आसपास चलते थे जी। और ये फंडामेंटल ऐसा नहीं है कि एक दिन में स्टोरी लाइन बाहर आई और हम एक दिन में बाजार को डबल होता हुआ देखेंगे जी 3 महीने पहले, इनफैक्ट 6 महीना पहले, 8 महीना पहले, 1 साल पहले से ये सारी बैकएंड पे स्टोरीज चल रही थी। बाजार 900, 950, 1000 रुपए पे ट्रेड कराते थे। आज बाजार 1320 रुपए पे ट्रेड करा रहे हैं और हम आप सब जानते हैं कि बाजार हर न्यूज को डिस्काउंट करता हुआ चलता है। तो इन सब न्यूज को, इन सब पॉसिबिलिटीज को, इन सारी डिमांड्स को बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट करके प्रीमियम पे ट्रेड करा रहा है। तो यहाँ से बहुत अंड संड भाग जाए इसकी उम्मीद कम है, स्पेशली कब तक, जब तक 1300। और मैं ना सर आंकड़ों पे ज्यादा बिलीव करता हूँ। मेरे आंकड़े कटेंगे तो मैं तेजी में शिफ्ट हो जाऊंगा, मेरे आंकड़े कटेंगे तो मैं मंदी में शिफ्ट हो जाऊंगा। यानी बाय द ग्रीड सेल द फियर वाला हिसाब किताब नहीं है। आंकड़े निकाल के रखे। 1300 रुपए के अगर नीचे ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो हम इसमें वापस से 1220 रुपए तक की जेन्युइन गिरावट देख सकते हैं, जहां पर एक इंटर्नसिक वैल्यू करके एक टर्म हम यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में, जहां पर इन्हें डिमांड और सप्लाई के एक्चुअल प्राइस मैच करते हैं, जो फेयर वैल्यू कहलाता है। जो तो 1220, 1230 तक भी गिर जाए ना, यहाँ से 100 रुपए की भी गिरावट आ जाए तब भी वो एक रीजनेबल प्राइस माने जाएंगे एज पर फ्यूचरिस्टिक डिमांड। तो मेरी तरफ से देखिए, अभी 1360 के ऊपर जब तक नहीं जा रहा तब तक स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा शॉर्ट का। जो मीडियम टर्म में बाजार बेरिश हो रखा है, 1300 के नीचे बाजार में सप्लाई बढ़ सकती है और 1270 के नीचे बाजार में थोड़ी और प्रॉब्लम क्रिएट्स हो सकती है। तो ये कुछ आंकड़े हैं और बाजार ना पूरे आंकड़ों के बीच में साइडवेज हो रखा है। अचानक से 20-30 रुपए, कल परसों हमने देखा था 1350 रुपए तक चला गया था, आज हमने देखा 1310 रुपए तक आ गया। तो बाजार बहुत ज्यादा ड्रामेटिक और बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो रखे हैं। मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां, तो आंकड़े इसलिए मैंने दिए सारे ताकि आप लोग अपनी होल्डिंग को स्टॉप लॉसेस से डिफाइन कर सको, यानी इन ए वे अभिमन्यु बनने से बच सको। जी मेरी तरफ से कुछ रणनीतियां होगी। 1307 के आसपास मिलता है तो बाय करा जा सकता है। 1299 के स्टॉप लॉस से 1220, 1230 के टारगेट होंगे और सेल साइड में 1300 के नीचे की स्टेबिलिटी आती है तो फिर सेल बाय साइड से शिफ्ट होकर सेल साइड में चले जाना चाहिए। जी
अमित जी, एक आखिरी सवाल इसमें ऐड करना चाहूँगा आपसे कि अगर मैं ये पूछूं कि गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और कॉपर, इन चारों में से आपकी बेस्ट कमोडिटी कौन है जो कमाई करा सकती है अगले हफ्ते? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है अगर गोल्ड ज्यादा बेटर लग रहा है। जी। 1,43,500 के ऊपर की अगर की आज की क्लोजिंग आती है तो बाजार में एक पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर हो सकता है जी। तो बेटर। और अगर थोड़ी रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं 2,25,000 रुपए के ऊपर की चांदी की क्लोजिंग आती है तो 2,19 के स्टॉप लॉस से चांदी को भी लिया जा सकता है। चांदी चंचल है, वोलाटाइल बहुत है, स्टॉप लॉस बड़े बड़े होते हैं। कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग में चांदी में अचानक से 2-3 हजार का डिप भी देखने को मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर और ट्रेडर है उसकी झेलने की कैपेसिटी कितनी है और कैसी है। तो अगर गोल्ड में ना हमारे सेंटिमेंट्स भी अच्छे होते हैं और हम जानते हैं नहीं जानते वो अलग बात है, लेकिन हमको लगता है कि गोल्ड हमको समझता है तो गोल्ड ज्यादा बेहतर होगा। 1,43,500 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो खरीदारी करके जाया जा सकता है जी। 1,47 और 1,49 तक के टारगेट हम नियर टर्म में देख सकते हैं। जी। अनुज जी, आखिरी सवाल आपसे यही लूंगा कि कॉपर में आपका क्या व्यू है, आप कहाँ इसको जाते हुए देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कॉपर में व्यू पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल मेटल में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों में हमने कॉपर में, जिंक में, लेड में, एल्युमिनियम में रिकवरी आते हुए देखी है, तो वो मुझे लगता है कि सेंटिमेंटल भी यहाँ पर बाउंस बैक है। और प्लस चाइना भी यहाँ पर पॉजिटिव कमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेंट्रीज डेफिनेटली काफ़ी लो लेवल पर है, तो जो कि एक अच्छा सपोर्ट दे सकती हैं। और टेक्निकली भी हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है, तो कॉपर मुझे लगता है कि एक अच्छा बाय हो सकता है। तो कॉपर में यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जी, तो ये था एक्सपर्ट्स का व्यू था हमारे, जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर और क्रूड को लेकर है। आप अगले हफ्ते क्या निवेश रणनीति बना सकते हैं, तो ये वीडियो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सर, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। जी 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 जी। जितने भी शो में हमने बातचीत करी, जितने भी कॉल्स हमने दिए, हो सकता है हमने अपने क्लाइंटों के साथ भी सेम साइकोलॉजी के साथ अपने कॉल्स को शेयर किए हुए हों। आप जो भी पोजीशन बनाते हैं, मेक श्योर कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही निष्कर्ष में आते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देती है। थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू। यहाँ हमने जितनी भी कमोडिटी की बात की है, ये एक्सपर्ट्स की अपनी पर्सनल राय है। अगर आप निवेश करने जा रहे हैं तो अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। और बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही तमाम सारी वीडियो देखने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।